नमस्ते। आज के वाद के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। उसके दो कारण हैं। एक तो जो व्यक्तित्व प्रोफेसर वसंत शिंदे, जिनके साथ हमको ये संवाद करने का अवसर मिला है, और दूसरा ये जगह जहाँ पे हम बैठे हैं, राखीगढ़ी, जिसको भारतीय सभ्यता की जन्मभूमि भी कहा जा सकता है। तो आज प्रोफेसर शिंदे जो 15-16 सालों से राखीगढ़ी को अपनी कर्म भूमि बना के काम कर रहे हैं, उनसे हम वार्तालाप करेंगे। प्रोफेसर शिंदे, नमस्ते। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। राखीगढ़ी ही क्यों? पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि इतनी सारी साइट्स हैं जो हड़प्पा की साइट्स हैं, राइट, तो राखीगढ़ी ही आपने क्यों चुना? हरियाणा में 2006 से मैं काम कर रहा हूँ और ये एरिया बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो ऋग्वेदिक सरस्वती का जो एरिया है वो ये एरिया है। अभी हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया है। और जब हम हड़प्पन सेटलमेंट्स की जब बात करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हड़प्पन सेटलमेंट्स, तब हमने देखा कि 2/3 ऑफ द हड़प्पन सेटलमेंट्स आर लोकेटेड इन सरस्वती बेसिन। जी, इसका मतलब सरस्वती बेसिन बहुत ही इम्पोर्टेंट थी हड़प्पन लोगों के लिए, इसलिए शायद बड़े पैमाने पे यहाँ पे सेटलमेंट्स हुई है। हमने फरमाना में काम शुरू किया था। फरमाना राखीगढ़ी से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पे है और महम ब्लॉक में आती है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ हमने देखा कि ये जो हड़प्पन सभ्यता की जो शुरुआत है वो काफ़ी पीछे जा रहे हैं। जैसे एक भिराना साइट है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने काम किया था और वहाँ की जो डेट्स थी लगभग 6500 BC ऐसी पीछे जा रहे थे, बिगिनिंग ऑफ द हड़प्पन कल्चर। तो जब भिराना में जब डेट मिली तो काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ कि शायद एक ही साइट है और हो सकता है कंटेमिनेशन भी हो सकता है वहाँ पे। तो हमने वो चैलेंज लिया इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने, हमने मीन्स नॉट ओनली मी। तो उसमें फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ साइट्स खोदे, हमने कुछ साइट्स खोदे। उसमें फरमाना बहुत इंपॉर्टेंट साइट थी। तो वहाँ हमारा एक ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग मैक्सिमम जो डेट्स है इस बिगिनिंग ऑफ द कल्चर की, उसको हम प्रोड्यूस करें। तो वो हमने किया और फिर जो डेट्स भिराना में मिलती थी वही डेट्स हमको फरमाना भी मिले। फिर उसके बाद मैंने गिरावट में एक छोटा सा एक्सकर्शन किया, वो भी डेटिंग के लिए किया मैंने। गिरावट भी फरमाना से बहुत नज़दीक है, एक 10 किलोमीटर दूरी पे है। तो वहाँ पे भी हमको काफ़ी 5500 6000 BC ऐसी डेट्स मिलने लगी। तो अभी लगभग 6 साइट्स है इसमें। तो अभी सेफली हम बोल सकते कि बिगिनिंग ऑफ द हड़प्पन कल्चर इज़ क्वाइट अर्ली इन दिस पार्ट, काफ़ी पीछे जा रहे हैं। लेकिन अभी तक ये इस प्रकार का एविडेंस अभी इंडस बेसिन में मिला नहीं। तो जब मैं राखीगढ़ी फरमाना में जब काम करता था तो मैं हर साल फरमाना में लगभग 5 साल मैंने काम किया। तो हर साल मैं स्टूडेंट्स को लेकर राखीगढ़ी आता था और जब भी मैं राखीगढ़ी में आता था तो हम देखते थे कि साइट का कुछ पार्ट लोगों ने खोदा है, उसको डिस्ट्रॉय किया है, डैमेज हो रहे, कुछ पार्ट में एनक्रोचमेंट हो रहे, धीरे धीरे बढ़ रहा है। हर साल हम देखते थे कि नहीं कुछ एनक्रोचमेंट हुई है। तो हमने सोचा कि ये सबसे इम्पोर्टेंट साइट है इंडिया में, अगर इसको बचाना है तो यहाँ काम रिसर्च शुरू करना ज़रूरी है। तो इसलिए हमने सोचा कि फरमाना होने के बाद हम राखीगढ़ी में जाएंगे और कुछ जो रिसर्च प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई की थी फरमाना में, उसको हम यहाँ परसू कर पाए क्योंकि आइडियल सिचुएशन यहाँ थी। क्योंकि एक जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम हमको जो करना था कि हम 2 टर्म्स यूज़ करते, एक तो हड़प्पन कल्चर और हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो अर्बन फेज है हड़प्पन कल्चर का, फ्रॉम 2600 BC से 1900 BC तक जो अर्बन फेज है उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन फेज मानते हैं हम। और शुरू से हम मानते थे कि जो उसके पहले जो फेज है जिसको हम अर्ली हड़प्पन फेज बोलते हैं, जिसकी शुरुआत इस एरिया में लगभग 6000 BC के पास शुरू होती है, तो उसी में इसका उगम होगा ऐसा हम मानते थे। लेकिन उसके लिए जो एक्चुअल एविडेंस था वो नहीं था हमारे पास। तो एविडेंस क्रिएट करने का एक अच्छा जरिया यहाँ था। तो फरमाना में हमने शुरुआत की, वहाँ हमको अच्छा एविडेंस मिला और फिर राखीगढ़ी में आके वही इशू हमने आगे परसू किया। तो अभी हमको
ये हड़प्पन कल्चर से हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो दौर है उसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिली कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हुआ है। तो इसके लिए ये साइट बहुत आइडियल है। तो एक तो इस साइट को बचाना था, दूसरे है कि जो रिसर्च प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किए थे उसको यहाँ से हम अच्छे से कर सकें। और यहाँ एक ऐसी साइट है इंडिया में कि जिसको हम टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करना चाहते हैं, ताकि यहाँ लोग आए, लोग इसके बारे में जानकारी करें, लोगों में अवेयरनेस होए। तो उसके लिए हमारा शुरू से प्लान था कि इसको एक्सकर्शन करेंगे, उसके साथ साथ इसको डेवलपमेंट का भी प्रपोजल हम तैयार करेंगे। तो उसमें अभी हमारा एक प्रपोजल है कि जो पार्ट हम इसके आगे हम जो एक्सकर्ट करेंगे, अभी हमारा 3 साल का तो प्रोग्राम है यहाँ काम करने का जी। तो हड़प्पन सिटी का जो पार्ट हम एक्सकर्ट करेंगे उसको वैसे हम प्रिजर्व करना चाहेंगे, ताकि लोग यहाँ कभी भी आ सकते हैं। अगर आप अभी लोग आते हैं तो यहाँ सिर्फ टीले देख सकते हैं और कुछ एविडेंस नहीं मिलता। यहाँ काम हुआ है लेकिन लोगों को देखने के लिए कुछ नहीं है। तो अगर उसको हम प्रिजर्व करेंगे तो लोग देख सकते हैं उसको, लोगों में एक कनेक्टिविटी भी आ जाएगी कि भाई हमारे जो पूर्वज है 5000 साल पहले, उनके घर हम उसको देख रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं, उन्होंने जो स्ट्रीट बनाए उसमें हम वॉक कर रहे हैं, ये फील भी होगा उनके लिए, देख भी पाएंगे। तो टूरिज़्म उससे से बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा। दूसरी बात है कि हमने जो एक्सकर्शन किया यहाँ पे, तो जो कुछ मटेरियल हमको मिला है तो उसका एक संग्रहालय यहाँ होना चाहिए, एक अच्छा सा म्यूजियम होना चाहिए। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने इस के लिए काफ़ी अच्छे कदम उठाए। उन्होंने एक म्यूजियम बिल्डिंग भी बनाई है। तो हमने यहाँ एक्सकर्ट किया था, वो मटेरियल जो हमने पुणे लेके गए थे हमारे रिसर्च के लिए, तो रिसर्च ख़त्म होने के बाद फिर हमने वो जो मटेरियल हमने हरियाणा गवर्नमेंट को दिया है। अच्छा। तो वो मटेरियल वहाँ संग्रहालय में रख सकते हो, तो उसको डेवलप कर सकते हो। और फिर हम फिर रिसर्च कंटिन्यू करते रहेंगे, तो लोग यहाँ आते रहेंगे, हम जो काम कर रहे हो वो भी देख सकते हो, और यहाँ टूरिज़्म बढ़ सकता है। तो अगर टूरिज़्म बढ़ेगा तो डेफिनेटली इस साइट का इस एरिया का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है। लोग आएंगे तो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज भी यहाँ हो सकते हैं, छोटे छोटे होटल्स, रहने की जगह भी लोग बना सकते हैं। और हमारा एक और भी प्रयास है कि यहाँ की जो आर्ट है, जो क्राफ्ट है, लोकल क्राफ्ट, वो लगभग नष्ट हो रहे हैं अभी, लोगों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है उसमें। तो हम चाहते हैं कि उसको रिवाइव करें। तो और जो क्राफ्ट्समैन है यहाँ पे, उनको भी हम सपोर्ट करें इस जरिए, और उसका जो क्राफ्ट जो प्रोडक्शन होगा वो भी टूरिस्ट लोग उसको खरीद सकते हैं। तो ये भी हम बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा एक ओवरऑल डेवलपमेंटल प्लान इस साइट के लिए है। और फॉर्चुनेटली अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट बजट में उन्होंने 5 आइकॉनिक साइट्स आइडेंटिफाई किए हैं। तो उसमें राखीगढ़ी का भी जिक्र उन्होंने किया है। तो हो सकता है गवर्नमेंट को भी इसका इम्पोर्टेंस मालूम पड़ा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो उनके ज़रिए भी यहाँ डेवलपमेंट हो जाएगी। हम जो यूनिवर्सिटी की तरफ से हमने काम किया था, हमारा भी उसमें सहयोग हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें आके, हम तीनों मिलके यहाँ अगर काम करेंगे तो अच्छा डेवलपमेंट कर पाएंगे यहाँ पे। अच्छा। और अभी हमको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने या 2 चीज़ के लिए हमको फंडिंग दी है, काफ़ी बड़ी फंडिंग मिली है हमको। एक तो रिसर्च जो हम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, और दूसरा है कि यहाँ एक छोटा सा इंटरप्रिटेशन सेंटर हो जाए। एक तो म्यूजियम तो होगा ही, लेकिन उसके अलावा एक इंटरप्रिटेशन सेंटर, अगर जब लोग आते हैं तो पहले अगर इंटरप्रिटेशन सेंटर में जाएंगे तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में उनको जानकारी मिलेगी। हड़प्पन सभ्यता का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है इंडियन हिस्ट्री में या वर्ल्ड हिस्ट्री में, उसके बारे में जानकारी करेंगे। हड़प्पन सभ्यता का रिलेवेंस क्या है अभी मॉडर्न सोसाइटी के लिए, उसके बारे में हम वहाँ जानकारी देंगे। और पूरी जानकारी हमने जो राखीगढ़ी में जो कुछ अभी तक रिसर्च काम किया है उसके बारे में हम उसमें जानकारी दे सकते हैं। तो उसके लिए भी इंटरप्रिटेशन सेंटर डेवलप करने के लिए और रिसर्च कंटिन्यू करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने हमको काफ़ी अच्छी फंडिंग दी है। तो उसी जरिए हम काम करना चाहते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए कि राखीगढ़ी को जब हम दूसरी हड़प्पा की साइट्स या सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं उनसे कंपेयर करते हैं, तो हमको क्या अलग देखने को मिलता है यहाँ पे? जैसे कि बिराना भी है
वो शायद सबसे बड़ी साइट है या सबसे पुरानी? सबसे पुरानी है और यहाँ पे सबसे बड़ी है। राइट। तो उसके कंपैरिजन में कितना अंतर है, या जो आपको फरमाना में मिला उसके कंपैरिजन में कितना अलग है? देखिए, हड़प्पा एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना लोगों में, हम आज भी हड़प्पा बोल रहे हैं। हाँ, हम आज भी हड़प्पा बोल रहे हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी 1920 के आसपास ही इंट्रोड्यूस हुई थी। लेकिन एक लोगों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हर एक जो साइट है हड़प्पा कल्चर की जो साइट है, अभी उसको सिंधु सरस्वती सभ्यता की सभ्यता भी हम बोलते हैं जी। तो ये सभ्यता की जो साइट है, हर एक साइट लोगों को लगता है कि हर एक साइट सिटी है, लेकिन वैसा नहीं है। हमने लगभग 2000 साइट्स अब तक ढूंढ के निकाला है इंडिया और पाकिस्तान में, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने। उसमें से केवल 5 ऐसी जगह है कि जिसको हम हड़प्पन सिटीज़ बोल सकते हैं। कौन कौन से कहेंगे? उसमें इसके पहले, राखीगढ़ी के पहले सबसे बड़ी साइट मानी जाती थी मोहनजोदड़ो की, जो सिंध प्रोविंस में लोकेट है पाकिस्तान में जी। उसके बाद पाकिस्तान में जो साइट है हड़प्पा, जिसको हम टाइप साइट बोलते हैं, कि जो पंजाब प्रोविंस में है पाकिस्तान के, वो 2 नंबर की साइट थी इन टर्म्स ऑफ साइज़। तीसरी साइट राखीगढ़ी थी, तो ये तीसरी सिटी होगी राखीगढ़ी उस टाइम, यह काम शुरू होने के पहले जी। और चौथी जो साइट है कि जो अभी 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुई है धोलावीरा कि जो कच्छ पार्ट में है, गुजरात के कच्छ पार्ट में, वो चौथी सिटी है। और एक पाकिस्तान में चोलिस्तान जो उनका बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट जो है बॉर्डर के नज़दीक, वहाँ एक साइट है, उसका नाम है गनवेरी वाला। तो ये गनवेरी वाला छोड़ के बाकी सब चारों हड़प्पन सिटीज़ का एक्सकर्शन बड़े पैमाने पे हुआ है। तो एक कैटेगरी सेटलमेंट है यहाँ पे। दूसरी कैटेगरी जैसे फरमाना जो है क्या भिराना है कि सिटी के बाद एक छोटे टाउन्स आते हैं। तो वैसे हड़प्पा इसमें लगभग 1 डज़न टाउन्स होंगे, कुछ गुजरात में, कुछ सिंध में, कुछ हरियाणा में। तो ऐसे दूसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी के बड़े पैमाने पे एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स थी कि जो छोटे छोटे कस्बे थे, छोटे छोटे गाँव थे, वो बड़े पैमाने पे है, वो भी इस एरिया में है और अलग जगह है। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी के सेटलमेंट पे। इवन हड़प्पन लोगों ने मरी टाइम ट्रेड डेवलप किया, तो उन्होंने पोर्ट्स भी डेवलप किया। कुछ पोर्ट साइट्स है, हड़प्पन पोर्ट साइट्स है। उन्होंने बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग किया हड़प्पन क्राफ्ट की, जिसको वेस्ट एशिया में बहुत डिमांड था, मेसोपोटामिया, इजिप्ट में। तो उसका भी बड़े पैमाने पे उन्हें प्रोडक्शन शुरू किया। उसके लिए वो इंडस्ट्रियल सेंटर्स उन्होंने बनाए। तो इस प्रकार की कैटेगरी की सेटलमेंट है। तो फरमाना और भिराना जो साइट है वो सेकंड कैटेगरी में आते हैं कि जो हड़प्पन टाउन्स है उस कैटेगरी में आते हैं। ठीक। तो इनका जो एरिया है लगभग 20 से 25-30 हेक्टेयर में इनका एरिया आता है। तो ये जो दोनों साइट्स है उस कैटेगरी में आते हैं। तो वहाँ पे जो एविडेंस मिलता है वो हड़प्पन सिटीज़ में जो एविडेंस मिलता है उससे अलग नहीं ज़्यादा, लेकिन छोटे पैमाने पे है। वहाँ पब्लिक स्ट्रक्चर्स नहीं मिलते हमको। सेटलमेंट्स का एविडेंस मिलता है, वेल प्लान सेटलमेंट्स का मिलता है, वो तो है ही, और ड्रेनेज पैटर्न का एविडेंस अच्छा मिलता है। पॉपुलेशन कितनी रही होगी उस समय? नहीं, अगर हर एक साइट का देखेंगे तो साइट टू साइट वेरी हो जाए। अच्छा। अगर राखीगढ़ी की बात करते हैं तो राखीगढ़ी उस टाइम का सबसे बड़ा शहर था, और यहाँ एक समय पे लगभग 90,000 to 1 लाख लोग यहाँ रहते थे एक समय पे। उस टाइम इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी, क्योंकि पूरा जो सरस्वती का जो बेल्ट है, सरस्वती, दृश्यवती, राखीगढ़ी दृश्यवती एरिया में आती है, उनकी जो मेन ट्रिब्यूटरी थी जी। तो ये इस एरिया में काफ़ी बड़े पैमाने पे बहुत ही डेंस सेटलमेंट्स मिलते हैं हमको, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा एरिया है। और फिर कुछ रॉ मटेरियल जो जिसकी ज़रूरत है वो भी यहाँ मिलता है। और दूसरे है कि ये एरिया जैसे कॉपर का सोर्स है खेतरी में, वो उसी टाइम से उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, वो भी यहाँ से नज़दीक है। तो उसके लिए यहाँ सेटलमेंट्स ज़्यादा पैमाने पे हुई थी। तो राखीगढ़ी जब ये 2 सेटलमेंट से कंपेयर करें तो सबसे बड़ी ये हड़प्पन लोगों की एक मेट्रोपोलिस हम बोल सकते हैं, एक बड़ी सिटी बोल सकते हैं। तो यहाँ जब काम शुरू हुआ, अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको विजिट किया,
और उन्होंने अनुमान लगाया कि इसका एरिया क्या हो सकता है, सिर्फ अनुमान लगाया, मीन्स एक्चुअली उन्होंने काम किया नहीं था। तो कि कुछ लोगों का कहना था कि ये 50 हेक्टर के ऊपर फैली हुई है, कुछ लोग बोलते नहीं 90 हेक्टर्स के ऊपर होगी, कुछ लोग बोलते कि 200 हेक्टर के आसपास होगी, लेकिन ये अनुमान था। तो हमने क्या किया, जब हमने काम शुरू किया 2011 में, 2011, 12, 13 में हमने सिर्फ ये इसका एरिया कितना है उसको जानकारी करने की कोशिश की। एक्चुअली हमने एक्सकर्शन शुरू नहीं किया। फिर हमने जो लेटेस्ट जो जियोफिजिकल मेथड्स होते हैं, जैसे वो एक जीपीआर सर्वे होता है कि ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार सर्वे करके हमने जो माउंट्स है, जो अभी प्रिजर्व माउंट्स है, उससे हम दूर देखते हम दूर तक गए, और हमको फिर इसका जो रिमेन्स है लगभग 550 हेक्टर एरिया पे मिला, टोटल एरिया। और मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी साइट्स मानी जाती थी इसके पहले, उसका एरिया 300 हेक्टर, तो लगभग इसका एरिया डबल है मोहनजोदड़ो से। तो ये सबसे बड़ी हड़प्पन सिटी है, ये अभी उभर के आ रहा है। और इसमें अगर जब सिटी और टाउन की जब कंपैरिजन करते तो यहाँ कुछ अलग एविडेंस मिलेगा, वहाँ कुछ अलग एविडेंस मिलेगा इन टर्म्स ऑफ मे बी टाउन प्लानिंग या इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, हियर अलग एविडेंस मिलेगा, वो हम देख रहे हैं अभी यहाँ पे। लेकिन क्या उससे ये पता चलता है कि सभ्यता एक थी? एक थी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए इसका जो एरिया है ना इस सभ्यता का, वो लगभग 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया था इनका। इसका मतलब अभी जो पाकिस्तान है उसके डबल पाकिस्तान, उतना एरिया हड़प्पन लोगों का एरिया था उस टाइम। और ईरान से लेके नीचे महाराष्ट्र बॉर्डर तक इनके सेटलमेंट्स मिलते हैं। यूपी जो सहारनपुर जो एरिया है वहाँ से लेके पूरा मकरान कोस्ट तक इनके सेटलमेंट्स मिलते हैं। जम्मू से इनके सेटलमेंट्स मिलते हैं नीचे पूरे। तो इतना बड़े पैमाने पे, बड़े एरिया पे इनकी सेटलमेंट्स थी। और हम बोलते हैं कि जो महाराष्ट्र बॉर्डर पे सेटलमेंट है वो और ईरान बॉर्डर पे जो सेटलमेंट है वो दोनों हड़प्पन है। कैसे बोलते हैं कि एक तो वहाँ की जो डेट्स मिले वो एक डेट है, दोनों जगह जब एक्सकर्शन किया गया तो डेट्स हमने देखा है कि डेट एक ही है। नहीं, डेट यानी जो क्रोनोलॉजी होती है ना, वो इसकी जो प्राचीनता कितनी है, अच्छा, उसके डेटिंग हुई थी। तो डेटिंग से पता चलता कि दोनों कंटेम्प्रेरी है एक तो। दूसरी बात है कि हड़प्पन लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई थी कि जो सिर्फ हड़प्पन एरिया में मिलते हैं। जैसे उन्होंने, उनकी पॉटरी जो है वो यूनिक पॉटरी है। हड़प्पा के बाहर भी सेटलमेंट्स है लेकिन उनकी पॉटरी अलग है। हम जब उनकी पॉटरी और इनकी पॉटरी देखेंगे तो हम तुरंत बोलेंगे कि ये हड़प्पन पॉटरी है, ये नॉन हड़प्पन पॉटरी है। तो इस प्रकार की पॉटरी दोनों जगह मिलते हैं। जैसे ईरान बॉर्डर पे साइट है वहाँ पे भी मिलती है, और महाराष्ट्र बॉर्डर पे साइट है वहाँ पे भी मिलते हैं। तीसरी है कि जो उन्होंने ब्रिक का जो रेशो बनाया था वो सिर्फ हड़प्पन लोगों ने बनाया था, ब्रिक का रेशो। तो 1:2:3 था उनका रेशो, 1:2:4, ऐसे 2 रेशो में थे। वो दोनों जगह वही मिलता है, दोनों जगह वही मिलता है। फिर हड़प्पन सील्स वहाँ मिलते हैं, दोनों वैसे सील्स मिलते हैं। तो इसका मतलब दोनों जो साइट्स है, दोनों साइट्स एक ही कल्चर के हैं, ये पता चलता है। ऐसे हमने सब में जो 2000 साइट्स के बारे में जो जिक्र किया, तो हर एक साइट के बारे में ऐसे हमने जानकारी करके हमने बोला कि 2000 हड़प्पन सेटलमेंट्स है और इतने एरिया पे फैली हुई है। तो ये हमारा एक तरीका होता है, डेटिंग का तरीका होता है, आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है, उस बेसिस पे हमने किया है। तो उससे हमको पता चल जाता है। फिर अगर हम इस सभ्यता की निरंतरता के बारे में बात करें, कंटिन्यूटी, जो हम बोलते हैं कि 4-4.5 साल से वही हम देखते आ रहे हैं, बिल्कुल, बल्कि 6000 BC सही बोलें तो, तब से अभी तक मैं देख रहा था। अभी जो पोट्री है, जैसे हारी बोलते हैं हरियाणा में, जिस पे कुक करते हैं, तो वो अभी मतलब अभी तक वही चीजें इस्तेमाल हो रही हैं घरों में। तो ये तो बहुत ही अद्भुत है। बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि शायद हरियाणा में ज्यादा प्रिजर्व रहा है ये। अभी तो शायद बदल रहा है, काफी बदल गया। अभी हारियां मिलती नहीं घरों में, लेकिन गांव में फिर भी आप गांव में फिर भी है। तो ये एक कितना कल्चरल कंटिन्यूटी जो है, ये निरंतरता कब तक, क्या यहीं पे मिलती है हमको? हरियाणा में मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही सिमिलरिटीज बहुत हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं चीजें। क्या और जगह भी हमको ऐसा ही मिलता है? नहीं, हर जगह मिलता है लगभग। जहाँ हड़प्पन साइट्स है, जैसे गुजरात में भी हमने काम किया है,
तो गुजरात में जो गांव देखेंगे गुजरात में, तो उनका जो रहन सहन है बिल्कुल हड़प्पन लोगों के तरीका रहन सहन है। वो जो मकान बनाते हैं वैसे हड़प्पन लोगों ने जैसे बनाते वैसे बनाते हैं अभी भी। और वो जो घर में जो चीज़ें यूज़ करते हैं, मिट्टी के बर्तन होंगे या उनके गहने होंगे, बिल्कुल हड़प्पन लोगों के जैसे लगते हैं। सिर्फ कुछ इसमें मीडियम चेंज हो गया है। अभी जैसे अर्दन पॉट ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, अभी मेटल पॉट ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन जो शेप है वही शेप वो मेटल में आ गया है। गहने में भी अभी पत्थर के जो हड़प्पन लोग यूज़ करते थे या मिट्टी के गहने यूज़ करते थे, वो तांबे के भी गहने यूज़ करते थे उस टाइम। सोने के भी करते थे और चांदी के भी गहने यूज़ करते थे, लेकिन ये बहुत कम पैमाने में थे। लेकिन अभी जो है वो मॉडर्न मेटल्स में ज़्यादा ज्वेलरी आ गई, लेकिन वो जो बेसिक शेप है टाइपोलॉजी वही हड़प्पन टाइपोलॉजी है। तो बड़े पैमाने पे हड़प्पन कंटिन्यूटी अभी भी दिखाई देते हैं। और मैं मानता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस कि हड़प्पन्स आर द फाउंडर्स ऑफ द इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन, क्योंकि जो ट्रेडिशन उन्होंने शुरू की थी वही ट्रेडिशन हम लोग अभी भी उसको फॉलो कर रहे हैं काफ़ी जगह। अभी शहर में तो नहीं हो रहा, लेकिन गांव में देखेंगे तो अभी भी फॉलो कर रहे हैं। कोई उदाहरण? जैसे हम राखीगढ़ी में जब जाते हैं, हम घूमते राखीगढ़ी, क्योंकि जब हम एक्सकर्शन करते हैं तो यहाँ ही 3-4 महीने रहते हैं हम कैंप करके। तो गांव में कभी दूसरा घर हो गया, अब तो दूसरा घर हो गया तो गांव में कभी हम शहर में घूमने के लिए जाते हैं, तो मुझे फील होता है कि मैं हड़प्पन गांव में घूम रहा हूँ। क्योंकि आप देखेंगे इनके जो स्ट्रीट्स है, अभी के जो स्ट्रीट्स है, उसका जब डायमेंशन देखेंगे, विड्थ देखेंगे, वही विड्थ हड़प्पन लोगों की विड्थ है। या वो अभी जो बनाते हैं, जो ईंट का इस्तेमाल करके वो पेविंग करते हैं, वही हड़प्पन लोगों की इंटरलॉकिंग वाली वही लोग हड़प्पन लोगों की कंटिन्यूटी है। फिर यहाँ का जो घर देखेंगे, गाँव का जो टिपिकल घर देखेंगे, वो इट इज़ बेस्ड ऑन हड़प्पन प्लान। या हरियाणा में गांव में बीच में बड़ा ओपन कोर्टयार्ड होता है और फिर चारों तरफ रूम्स होते हैं। अब तो खत्म हो रहा है, लेकिन 20-50 साल पहले ये बल्कि हमको केरला में ऐसे घर देखने को मिलते हैं। बिल्कुल जी। तो उस वैसे घर लोग यहाँ बनाते थे। अभी मॉडर्न ये होने के कारण थोड़ा सा चेंज हो रहा है सिटी के कनेक्शन में ज़्यादा आने से, लेकिन ये कंटिन्यूटी अभी भी उनको सही कह रहे हैं आप कि कोर्टयार्ड होता था खुला, बिल्कुल, और उसके चारों तरफ ही बनाते थे। बिल्कुल। तो मेन जो एक्टिविटी वो कोर्टयार्ड में चलती थी, उस टाइम भी वही था। और फिर जब ये मिट्टी के अभी भी बर्तन काफ़ी बड़े पैमाने अभी भी बनाते हैं यहाँ पे, तो वो जो शेप है, उसका आकार है, बिल्कुल वैसा ही हड़प्पन पॉट्स के बराबर वैसे लगता है। बनाने का तरीका, जो फास्ट फूड की जो ट्रेडिशन है, वो हड़प्पन लोगों ने शुरू की थी। अच्छा। और अभी भी वही ट्रेडिशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और उसके ऊपर पेंटिंग अभी बनाते हैं वैसे हड़प्पन लोगों ने जैसे पेंटिंग बनाए थे। और कभी कभी लगता है कि अगर आप एक मॉडर्न पॉट सामने रखेंगे और हड़प्पन पॉट सामने रखेंगे तो आप लोग नहीं पहचान पाएंगे इसमें से हड़प्पन कौन सा है, मॉडर्न कौन सा है। इतनी सिमिलरिटी है। दूसरी बात है कि यहाँ जो एग्रीकल्चर करते हैं, यहाँ जो प्लाविंग सिस्टम है, आपने शायद फावड़ा नहीं ये जो हल चलाते प्लाविंग करते हैं, तो हरियाणा में, राजस्थान में जहाँ हड़प्पन सेटलमेंट्स मिलते हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ 2 डायरेक्शन में प्लाउ मार्क्स होते हैं। एक तो नहीं, एक तो हाँ, एक डायरेक्शन में पूरा नज़दीक ऐसे प्लाउ शेड्स होंगे, ये होंगे, और दूसरे डायरेक्शन में कुछ अलग दूर पे ऐसे प्लाउ शेड रहते हैं जी। तो वो सिस्टम हड़प्पन लोगों ने वो डेवलप की थी। उसका एविडेंस प्रमाण भी मिला है। कालीबंगा जो साइट है हरियाणा में, तो वहाँ भी वो प्रमाण मिले। तो वहाँ उन्होंने एक साथ 2 क्रॉप्स लेते थे। जो मेन क्रॉप जाता था जैसे व्हीट एंड बार्ली, वो जो प्लाउ शेड्स है नज़दीक है, उसमें वो मेन क्रॉप करते थे। और जो दूसरे डायरेक्शन में जो प्लाउ शेड है, क्वाइट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, उसमें शायद सरसों लगाएंगे या हॉर्स ग्राम लगाएंगे। वो ट्रेडिशन अभी भी है। जब तक कम से कम खुद अपना खाना खुद बनाते थे, खुद उगाते थे, तब तक ये ठीक था। जब कमर्शियलाइजेशन हो गया तो अब एक क्रॉप वाला, अब बहुत लोगों को याद भी नहीं होगा, बल्कि 20-30 साल पहले तक 2 क्रॉप हमारे पास फोटोग्राफ्स है। हाँ, क्योंकि वही हम खाते थे,
उगा के, बिल्कुल अपनी जरूरत के लिए था, वो बेचने के लिए नहीं ये था। जो हल जो चलाते हैं ना आपका, अभी तो ट्रैक्टर चलाते हैं, लेकिन जब बैलों के साथ जो हल चलाते हैं तो उसका जो आकार है वो बिल्कुल हड़प्पन हल के बराबर वैसे लगता है। क्योंकि यहाँ एक बनावली साइट है हरियाणा में, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे हल का एक मॉडल मिला था, छोटा सा टेराकोटा मॉडल। अच्छा, उसका शेप देखेंगे तो बिल्कुल आप अभी जो हल यूज़ करते हैं वैसा ही शेप है। खिलौने भी वैसे ही, खिलौने भी वैसे किए उन्होंने। ठीक। तो ये कंटिन्यूटी अभी भी दिखाई देता है, और ये कंटिन्यूटी कैसे हो गई उसके बारे में भी मैं बताऊंगा जी। आप सोचेंगे भाई 5000 साल की कंटिन्यूटी कैसे हो गई। बिल्कुल। तो ये क्या हुआ कि 2000 BC के आसपास क्लाइमेट थोड़ा ड्राई हो गया इस एरिया में। वो लगभग ग्लोबल फिनोमेना था। मेसोपोटामिया में भी हुआ, ग्रीस में भी, ये इजिप्ट में भी हुआ, चाइना में भी हुआ, उसके प्रमाण मिले। तो उसका असर उनके एग्रीकल्चर के ऊपर हो गया। एग्रीकल्चर और अलग अलग, जैसे सरस्वती जो नदी थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी थी, उसी दौरान वो लुप्त हो गई या ड्राई हो गई। शायद वो इसका भी असर हो सकता है, और कुछ रीज़न भी हो सकते हैं जी। और वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा सेटलमेंट्स तो सरस्वती में थे, तो वो ड्राई होने से लोग फिर धीरे धीरे वहाँ से जाने लगे वहाँ से। और वो पेरीफरी जो एरिया था, हड़प्पन का जो पेरीफरी एरिया था, वहाँ पे ऑलरेडी लोग रहते थे, कंटेम्प्रेरी लोग, हड़प्पा सभ्यता के बाहर के लोग, जिसको हम लोकल फार्मर्स बोल सकते हैं। तो गुजरात में थे, महाराष्ट्र में भी थे, मध्य प्रदेश में थे, राजस्थान में थे। तो ये लोग जब मूव करने लगे तो इन लोगों के इसमें मिक्स होते गए सोसाइटी में, और वहाँ पे उन्होंने अपनी ट्रेडिशन, अपनी जो टेक्नोलॉजी, वो उसको आगे बढ़ाने की बढ़ाया उन्होंने। और फिर वो फ्रॉम कल्चर टू कल्चर वो आगे बढ़ती गई। और जब हमारे इंडिया में सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटीज़ का एविडेंस मिलता है, तक्षशिला जो अभी पाकिस्तान में है, नालंदा है, विक्रमशिला, तो ये दुनिया में सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटीज़ है। आपको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमने इनको एजुकेशन सिस्टम हमने इनको सिखाई, वैसे नहीं। हमारी सिस्टम बहुत अच्छी थी, उसको डिस्ट्रॉय किया गया है, वो तो अलग बात है। लेकिन यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट ये इंडिया में उसका ओरिजिन हुआ है और उसका प्रमाण मिलते हैं। तो जब ये सिस्टम, यूनिवर्सिटी का सिस्टम आ गया, तब ये नॉलेज जो सिस्टम था कि जो परंपरा से एक कल्चर से दूसरे कल्चर से, ओरिजिनल ट्रेडिशन से आगे बढ़ता गया, उसको फिर एजुकेशन का फॉर्म दिया गया। तो वहाँ पे ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम की बड़े पैमाने पे उसको सिखाया गया, और वो सीखने के लिए बाहर के देश के लोग आते, स्टूडेंट्स आते थे, उसका भी ये जिक्र हुआ है। बिल्कुल। तो वो वैसे वो आगे बढ़ता गया, और एक बार एजुकेशन सिस्टम आ गया तो वो कंटिन्यू हो गया। तो ये राखीगढ़ी में जो आपने जो निकाला है भूमि में से, यस, उसने क्या आपको बताया, क्या बदला, क्या इतिहास बदलेगा, क्या कम से कम जो हम जानते हैं उसकी समझ कितनी बदली है? राइट। उससे क्या क्या एविडेंस है जो नया है जिससे हमारी समझ बदलेगी? राइट। एक तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि उसका जिक्र किया था मैंने कि इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है अर्ली फेज से जो मोस्ट प्रॉस्परस फेज है, या जिसमें हमको अर्बनाइजेशन का एविडेंस मिलता है, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो ये है एविडेंस है, वो अभी तक मिला नहीं था। अच्छा। तो यहाँ हमने उसको प्रोड्यूस किया है, फरमाना में भी उसको वो मिला है हमको। तो अब हमने दिखा दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता गया, उनके टेक्नोलॉजी में ट्रांसफॉर्मेशन होता गया, उनके जो उन्होंने क्राफ्ट यूज़ किया, उसमें उन्होंने अलग अलग उसमें बदलाव करते गए, उसमें नए वो उसमें लाते गए। तो वो ये पूरा क्लियर हो रहा है। दूसरे के उनके जो मकान थे उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता गया, वो भी उसका भी प्रमाण मिला है। जैसे लोवेस्ट लेवल में हमको छोटे छोटे ज़मीन के नीचे गड्ढा करके उसमें लोग रहते थे, जमीन के अंदर। हाँ, जमीन के बंकर टाइप, नॉट दैट डीप, अच्छा। 50 सेंटीमीटर डीप, अच्छा, 40 सेंटीमीटर डीप, ऐसे बनाते थे। अच्छा, बेड ऐसे बनाते? नहीं, जमीन में सर्कुलर जो हट है ना, सर्कुलर हट बनाते हैं, लेकिन उसको हाइट देने के लिए अच्छा, जमीन के नीचे थोड़ा उसको ये करते थे ताकि उसको हाइट मिले, क्योंकि यहाँ
लंबे जो टिम्बर है वो ज़्यादा आसानी से नहीं मिलते यहाँ। तो हाइट देने के लिए उन्होंने इस प्रकार की शुरुआत की थी और छोटे छोटे झोपड़ी बनाए थे उन्होंने। तो क्लस्टर थे उसमें। तो एक फैमिली ने शायद 3 या 4 ऐसे पीट्स बनाए एक में आजू बाजू में। उसका एक का इस्तेमाल वो रहने के लिए किया उन्होंने, सोने के लिए किया, एक में किचन किया उन्होंने, एक में स्टोरेज किया, ऐसा उन्होंने शुरुआत की। दूसरे स्टेज पे वही कंसेप्ट दूसरे स्टेज में भी हो गया, लेकिन वो ज़मीन के ऊपर रहने लगे। अभी ज़मीन के ऊपर वो झोपड़ी बनाने लगे, उसके रहने लगे। तीसरे स्टेज में वो प्रॉपर रेक्टेंगल स्ट्रक्चर आ गया और फिर ब्रिक का कंसेप्ट आ गया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ब्रिक का कंसेप्ट। उसमें टॉयलेट बाथरूम का भी कंसेप्ट उन्होंने शुरू किया। चौथे इसमें प्रॉपर वो प्लानिंग उन्होंने शुरू की कि वो स्ट्रीट बनाया, उसके दोनों तरफ घर बनाना शुरू किया और फिर फुल फ्लेज टाउन प्लानिंग हो गया। ये धीरे धीरे कैसा चेंज होता गया उसका एविडेंस काफ़ी अच्छा मिलता है। वो राखीगढ़ी में भी मिला है, फरमाना में भी मिला है, तो इस एरिया में मिला है हमको। अच्छा। तो वो हमने दुनिया को दिखाया कि भाई ये इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये इस प्रकार से हुआ है और उसका प्रमाण हमको यहाँ मिलता है। और राखीगढ़ी पे ऊपर तो ज़्यादा मिला है हमको। तो वो सबसे अच्छा पहले एक ये हमने बता दिया। दूसरा है कि हमारा जो मतलब था या जो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स कि इन लोगों के बारे में जानकारी करना, और वो कोशिश हमने फरमाना में की थी, लेकिन वहाँ हम सक्सेसफुल हुए नहीं, क्योंकि शायद जो मेथोडोलॉजी इसके लिए जो मेथोडोलॉजी करना चाहिए थी वो हमने वहाँ अडॉप्ट नहीं की थी, क्योंकि हम ट्रेडिशनल वे से जाते थे वहाँ पे। जैसे हम जब खुदाई करते किसी ग्रेव की, तो जब स्केलेटल रिमेन्स मिलते हैं, अगर उसमें प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो हम जो एक्सकट करते हैं उनका डीएनए उसमें जाता है, तो वहाँ मिक्स होता गया वहाँ। तो हमको उसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन स्केलेटन्स वहाँ भी मिले, बड़े पैमाने पे मिले। तो हमने हमारा एक उद्देश्य वही था कि लोगों के बारे में जानकारी करना है। अगर लोगों के बारे में जानकारी करना है तो एक ही जरिया है कि आपको उन लोगों से डीएनए मिलना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ देख के बता नहीं सकते हम। तो वो कोशिश हमने फरमाने में की, लेकिन हम वहाँ से सीख गए। वहाँ हम तो सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन सीख गए। और फिर हमने कुछ बाहर के जो कोरियन साइंटिस्ट है, हार्वर्ड के कुछ साइंटिस्ट हैं, उनसे जब बातें करते, उनसे ये पता चला कि भाई जब वो करते तो प्रॉपर प्रिकॉशन लेते हैं। जैसे अभी कोरोना के टाइम जो पीपीपी किट यूज़ करते, वैसे किट हमने कोरिया से मंगाए। उसका यूज़ करके पूरा मास्क यूज़ किया, हैंड ग्लोव यूज़ किया हमने, और वो करके फिर हमने ये एक्सकर्शन शुरू किया। और बरिया का जो एक्सकर्शन करते तो खुद ही करते हम हमारे स्टूडेंट करते, तो सब हमने मिलके ऐसा किया, तो ताकि हमने ये इंश्योर किया कि कंटामिनेशन ना हो गया हमने। फिर ये प्रिकॉशन लेने के बाद लगभग हमने 60-62 हमने स्केलेटल रिमेन्स एक्सकट किए, और फिर सबका डीएनए हमने टेस्ट करना शुरू किया। जब हमने यहाँ से हमने हमारे लैब में ट्रांसफ़र किया, क्लीनिंग किया उसका, फिर उसको सैम्पलिंग के लिए हमने तैयार किए। तो हमारा ये था कि ये जो काम है पूरा इंडियन साइंटिस्ट ही करेंगे। जो एक्सकर्शन किया पूरे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने किया, और सीसीएमबी जो हैदराबाद में है जहाँ नीरज राय थे, तो वहाँ के साइंटिस्ट तो डीएनए रिसर्च में जुड़ गए हमारे साथ। हम मिलके उसमें शुरू किया, और फिर पूरा सीक्वेंसिंग भी हमने किया। लेकिन यहाँ की जो कंडीशन है, ओवरऑल कंडीशन राखीगढ़ी की है या फरमाना की, इस एरिया की, या इवन ओवरऑल साउथ एशिया की जो ये है, यह ज़्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट है, और ह्यूमिड क्लाइमेट प्रिजर्वेशन के लिए अच्छा नहीं होता कोई भी ऑर्गेनिक मैटर। तो बड़े मुश्किल से हमने डीएनए निकाला यहाँ के, एक नई टेक्निक यूज़ करके हमने डीएनए निकाला। और फिर डीएनए निकालने के बाद हम सोच रहे थे कि हम पब्लिश करें, लेकिन अब खुद ही इंडियन साइंटिस्ट पब्लिश करें। लेकिन हमने देखा कि अगर हम करते तो यही यूरोपियन साइंटिस्ट या अमेरिकस हमारी कुछ खामियां निकालते कि नहीं भाई आपकी मेथोडोलॉजी ठीक नहीं थी, आपका ये आपने ये एनालिसिस नहीं किया, वो एनालिसिस नहीं किया, आप यहाँ गलती कर दिए, तो इसलिए आपका हम मानते नहीं। ऐसा होने वाला था। तो हमने सोचा कि हमने उसके 3 लाइब्रेरीज किया, जो सैम्पलिंग होते हैं उसके 3 लाइब्रेरीज किया, और लाइब्रेरीज हमने एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भेजा कि जो सबसे दुनिया की सबसे बड़ी एंशंट डीएनए लैब है वहाँ पे।
वहाँ पे लगभग 16-17 देश के साइंटिस्ट वहाँ काम करते हैं जी। अभी एक कोरिया में भेजा हमने, जिनके साथ हमारा कोलैबोरेशन था। तो ये करने के बाद फिर हमने एनालिसिस किया, फिर हमने उनको बोला कि आप इसको क्रॉस चेक करके हमको दीजिए। तो क्रॉस चेक करने के बाद सेम रिजल्ट हमारे रिजल्ट से मिलते गए। तो फिर हमने उस सबको मिल के सबको लेके हमने उसको पब्लिश किया, और जो पब्लिश किया वो शेल जो जर्नल है, शायद इंडिया में जो दुनिया में जो टॉप मोस्ट 3 जर्नल्स है, एक ही लेवल्स के है, शेल, साइंस और नेचर जी। तो जब पब्लिश होता है इसका मतलब दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन हमने ये भी इतना ही नहीं, मैं बता रहा हूँ कि आप ये पब्लिश होने के बाद, सेल पब्लिश होने के बाद उनके एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जीनोमिक्स करके एक बड़ी संगठन है, और हर साल उसका एक ये होता है, हर साल वो कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो 19 हमारे रिजल्ट पब्लिश होने के बाद एक चाइना में उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 9 ब्रेक थ्रू रिसर्चेस आइडेंटिफाई किया दुनिया में। उसमें एक राखीगढ़ी का जिक्र था उसमें, और उन्होंने हमको पूरा बाकायदा वो सर्टिफिकेट और सब भेजा कि आपका रिसर्च ये एक ब्रेक थ्रू रिसर्च है। तो ये रिसर्च हमारा जो ब्रेक थ्रू रिसर्च है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसका इम्प्लीकेशन क्या है हिस्ट्री पे जी। एक तो ये मिलता है हमको कि 12,000 साल से हंटिंग गैदरिंग की जो लास्ट स्टेज थी, उस स्टेज में नॉर्थ ईस्ट में किसी जगह जो ये थी ना, जो अलग अलग हंटिंग गैदरिंग्स के जो ग्रुप्स थे, तो एक ग्रुप के 2 ये हो गए पार्ट्स। नॉर्थ वेस्ट में आप कह रहे हैं? हाँ, किसी नॉर्थ वेस्ट जगह होगा। तो एक जो एक टोली थी वो गई ईरान में गई, ठीक है, और एक टोली साउथ एशिया में आ गई। ये 12,000 BC की बात, 10,000 BC के आसपास, 12,000 साल पहले की बात है ये। ठीक है। तो जब जो साउथ एशिया में आ गई, वो अपनी खुद की एंसेस्ट्री यहाँ डेवलप करते गए। उसमें ईरानियन लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता है, ना सेंट्रल एशियन लोगों का कंट्रीब्यूशन मिलता है, जो हम मानते हैं कि ये इन लोगों ने शायद उनके वजह से हमारी एंसेस्ट्री बन गई, ऐसा नहीं है। तो ये प्योर साउथ एशियन एंसेस्ट्री बन रही थी यहाँ, और वही एंसेस्ट्री फिर हड़प्पन लोगों में आ गए, और हड़प्पन लोगों से वो कंटिन्यू होते होते अभी हमारे सब में वो आ गए हैं। जो इंडिकेशन हमको मिलता है, हमने कुछ मॉडर्न लोगों का भी DNA टेस्ट किया, लगभग 3,500 लोगों का DNA टेस्ट किया, और उसमें जो अलग अलग गुट के जो लोग हैं, अलग अलग कास्ट के, रिलीजन के लोग, उन्हीं का भी उसमें इंक्लूजन किया हमने जी। और हमने देखा कि सब में हड़प्पन लोगों का DNA, स्ट्रॉन्ग DNA मिलता है। जो राखीगढ़ी में DNA मिला वही आपको आज के जो लोग हैं बड़े, हाँ, इस अंडमान निकोबार से लेके कश्मीर तक लोगों में वही DNA मिलता है। अच्छा। और अफगानिस्तान से लेके बंगाल तक हड़प्पन लोगों का DNA इस इतने बड़े पॉपुलेशन पे आ गया है। अच्छा, ऐसा है कि यहाँ तो हरियाणा के लोग ज़्यादा थे? बिल्कुल। तो ऐसा भी कुछ है कि यहाँ के लोगों में उसका ज़्यादा बचा हुआ है, या कहीं और कहीं कम मिल रहा है, ऐसा भी कुछ है कास्ट वाइज? कम, थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है। अच्छा। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब पॉपुलेशन जब ये होती है ना, तैयार होती है, तो उसका मिक्सिंग भी हो जाता है जी। और इन लोगों का संबंध था अलग अलग जगहों से, वहाँ के लोगों के साथ संबंध आ गया, तो उनकी भी इसमें मिक्सिंग हो गई। लेकिन जब किसी एक कम्युनिटी का अगर 25 to 30% अगर जीन्स मिलते हैं किसी एक कम्युनिटी का, बाकी मिक्स होंगे, तो उसका मतलब उसी से हमारी उत्पत्ति हो गई है। तो अभी जो मॉडर्न पॉपुलेशन है उसमें 25 to 30% हड़प्पन जीन्स मिलते हैं सभी, और बाकी यहाँ बाकी सभी में, यहाँ थोड़े से में भी यहाँ 30% मिलेंगे, शायद नीचे 25% मिलेंगे। अच्छा। लेकिन मेजॉरिटी या मैक्सिमम वही मिलता है, वो जीन्स मिलते हैं। और फिर बाकी जो मिक्सिंग होता है, वो मिक्सिंग कितने इस पे हुई है, बड़े पैमाने पे हुआ है, कम पैमाने पे हुआ है, वो उसका भी असर उसमें दिखाई देता है। 2000 साल से तो फिर थोड़ा कमी है 2000 साल पहले कमी, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगा। इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं होते थे, और लोग बड़े पैमाने आने लगे, यहाँ पे बाहर से भी आने लगे, सेंट्रल एशिया से आने लगे, ईरान से आने लगे, और यहाँ के लोगों में मिक्स होते गए, तो उससे थोड़ा ये परसेंटेज भी उनका बढ़ गया। लेकिन ये 25 to 30% कांस्टेंट रहा है। तो एक तो ये है कि कंटिन्यूटी हमको मिलती है, DNA जो जेनेटिक हिस्ट्री है उसमें कंटिन्यूटी मिलती है। तो इससे क्या होता है कि
कुछ लोग बोलते हैं कि आर्यन बाहर से आए, यहाँ के लोगों को ख़त्म किया और उन्होंने अपनी ये जेनेटिक हिस्ट्री शुरू की, उसका कोई एविडेंस नहीं मिलता। तो एक तो जेनेटिक के एविडेंस पे बोलते थे कि 1500 BC तक आए होंगे। हाँ, जेनेटिक इस पे बोलते थे, लेकिन उसके लिए इतना जो एविडेंस होना चाहिए था वो नहीं था उनके पास। ऐसे ही कुछ लोगों का लगता था कि ये सेंट्रल एशिया से आए लोग और यहाँ के लोगों को ख़त्म किया और अपनी उनकी जेनेटिक हिस्ट्री हो गई। तो जो सेंट्रल एशिया से लोग आए उनको उन्होंने आर्यन लोग ऐसा घोषित किया था। लेकिन अभी जो एविडेंस मिलता है उससे क्लियर होता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन वो राखी गढ़ी का जो डीएनए मिला है यहाँ पे, उससे तो शायद कुछ प्रूव नहीं हो पाएगा ना। नहीं, उससे अगर हमको देखिए, नहीं वही तो बोल रहा ना कि आर्यन इन्वेजन कैसे हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, वो बता रहा हूँ मैं। अगर आर्यन बाहर से आते ऐसा मानते तो दो चीज़ें होती थी। एक तो जेनेटिक हिस्ट्री में डिसकंटिन्यू होती थी, वो हुई नहीं। जेनेटिक हिस्ट्री अभी भी कंटिन्यू हो रही, वही जेनेटिक हिस्ट्री कंटिन्यू हो रहा है। दूसरे है कि आर्कियोलॉजिकल जब आप मटेरियल का जब डेटा देखेंगे उसमें भी कंटिन्यूटी हड़प्पन टाइम से अभी तक हमने बताया कि कंटिन्यूटी क्या है। बिल्कुल वो कंटिन्यूटी मिलती है, सभ्यता में है। अगर दो चीज़ें होती है, मैंने बताया कि अगर आर्यन सो-कॉल्ड आर्यन बाहर से आते तो एक तो अपनी सभ्यता यहाँ लाते थे, उसका कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है। हमारी सभ्यता का एविडेंस कंटिन्यूस 5000 साल मिल रहा है। अब मैं अगर डेविल्स एडवोकेट वाली बात करूं तो ये लोग कहते हैं कि जैसे एक तो लैंग्वेज बदल गई, कि जो हड़प्पा में जो के टाइम पे जो लैंग्वेज थी वो आज तक हमको जो स्क्रिप्ट है वो हमको नहीं पता चली है कि कौन सी भाषा थी। राइट। उसके बाद जब ये जो कहते हैं कि आर्यंस आ गए तो संस्कृत भाषा आ गई, वेद आ गए, जो पूजा पद्धति है मंदिरों का जो मंदिरों का नहीं बल्कि फायर अल्टर्स ये सब शुरू हो गया। तो वो तो सारे एविडेंस देते हैं कि यहाँ पे सभ्यता में भी बदलाव आया है, भाषा में भी बदलाव आया है। 1500 BC का जो एविडेंस है, डीएनए में भी ये है कि आप अभी तक ये कहते थे कि डीएनए भी बदल जाता है, कि अभी आज हमारा जो डीएनए है और जो राखी गढ़ी में हमको डीएनए मिला है राइट वो काफ़ी अलग है, ये भी हमको मानना पड़ेगा। तो वो ये उनका ये है कि वो 1500 BC के बाद चेंज हुआ, जो कि नीरज राय सर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। वो नहीं 700-800 के आसपास हमको देखने को मिलता है। नहीं, चेंज तो हुआ नहीं, उसका परसेंटेज कम ज़्यादा होता गया बस। शुरुआत में काफ़ी स्ट्रांग हड़प्पन लोगों का काफ़ी स्ट्रांग डीएनए मिलता था। 1500 BC में 1000 BC में थोड़ा सा उसका प्रमाण कम हो गया, इतना ही फर्क हुआ। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि आर्यन बाहर से आए, उन्होंने इंडो यूरोपियन भाषा लाई या, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं है। उनका कहना है सिर्फ कि उन्होंने ऐसा हुआ होगा, ऐसा बोलते हैं। हाँ, थ्योरी है, लेकिन उसके लिए सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है। मेरा मानना है कि शायद हड़प्पन लोगों ने ही जो संस्कृत भाषा है वो बोलना उन्होंने शुरू की होगी, ऐसा मेरा मानना है। अभी प्रमाण नहीं मिल रहे, क्योंकि अगर जो ट्रेडिशन जो टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की थी वो ट्रेडिशन टेक्नोलॉजी अभी भी कंटिन्यू होती है, तो भाषा में भी कंटिन्यूटी मिलना चाहिए, ये मेरा आर्ग्यूमेंट है। तो मेरा कहना है कि शायद अर्ली फॉर्म ऑफ संस्कृत वाज इंट्रोड्यूस बाय दी हड़प्पन इटसेल्फ। और जो दूसरा जो एविडेंस मिलता है हमको, एक तो डीएनए में कंटिन्यूटी मिलते लगभग कितने 2500 साल की 4500 साल के कंटिन्यू मिलते हैं। मटेरियल कल्चर में कंटिन्यू मिलते हैं, वो भी कहाँ ब्रेक नहीं होता। लोग बाहर से आए चले गए, यहाँ मिक्स होते गए, उसका भी एविडेंस मिलता है। लेकिन यहाँ की जो संस्कृति थी, यहाँ की जो जेनेटिक हिस्ट्री थी, उसको कभी धक्का नहीं लगा है, वो कंटिन्यू हुई है। एक और जो शायद प्रमाण है वो जो हमको कुछ सिद्ध कर सकता है वो ये है कि यहाँ की जो सभ्यता थी वो कितनी विकसित थी, जिसका हम कह रहे हैं कि वहाँ से लोग आए होंगे और हमको इतने बड़े पैमाने पे ये सब दिया होगा, भाषा भी दी होगी, सभ्यता भी दी होगी या बदल दी होगी। क्या उनका उस समय का हमारे से उस समय के हड़प्पा के कल्चर से या सिविलाइजेशन से वो कितनी आगे थे या पीछे थे, उसका क्या प्रमाण कोई मिलता है? देखिए, 3 जगह अर्बनाइजेशन हुआ। एक तो इजिप्ट में हुआ जी, दूसरे इराक जो मेसोपोटामियन एरिया बोलते हैं उसको में, और हड़प्पन एरिया में हुआ, सिंधु सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता में हुआ। तो ये जो डेवलपमेंट हुई थी लगभग एक साथ हुई थी जी। ओके। लेकिन मेसोपोटामिया और इजिप्ट में ये फ़र्क है कि वहाँ
एक किंगडम का कंसेप्ट था। किंग वहाँ राज करता था, वहाँ उसके पैलेस मिलते हैं, उसके टूम्स मिलते हैं, और जो कुछ उन्होंने डेवलपमेंट किया उसके अराउंड ही किया उन्होंने हड़प्पन लोग जैसे उन्होंने सिटीज़ बनाए, टाउन्स बनाए, ऐसा नहीं बनाया उन्होंने। तो ये अर्बनाइजेशन वहाँ हो रहा था, उसको भी अर्बनाइजेशन मानते हैं, यहाँ भी हो रहा था, लेकिन ये डिफरेंस ये था कि यहाँ जो हो रहा था वो लोगों के लिए हो रहा था, और वहाँ जो हो रहा था वो राजा के लिए हो रहा था। ये क्लियर हो रहा है। और सबसे जो अर्लीस्ट एविडेंस है इसका टाउन प्लानिंग का, वो हमारे यहाँ मिलता है। इसका मतलब हम लोग सबसे ज़्यादा विकसित थे, वो डेवलपमेंट हमने किया है। और ये डेवलपमेंट ओवरनाइट नहीं है, जैसे मैंने बताया कि 6000 BC से धीरे धीरे वो विकास होता गया। 1000-1500 साल लगे होंगे। 1000-1500, लगभग 3000 साल लगे उनको डेवलपमेंट होने करने के लिए। 6500 से 2500 तक ईसा पूर्व ये डेवलपमेंट होती गई, और फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो शायद 6000 साल पहले लें या 4500 साल पहले लें, जो यहाँ की सभ्यता है वो बाहर की जो जहाँ से बोलते हैं कि आए होंगे, वहाँ से कहीं आगे थी, बहुत आगे थी। और दूसरा है कि कुछ लोग मानते हैं कि जो ऋग्वेदिक टेक्स्ट में जो कुछ जिक्र आता है आर्यन लोगों का, उनके सभ्यता के बारे में, उसका एग्जैक्टली उसका एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हड़प्पन में मिलता है। सिर्फ आपने इसका जिक्र किया, जो शायद यज्ञ करते थे, उसका एविडेंस सिर्फ हड़प्पन सेटलमेंट्स में मिलता है। अच्छा। राखीगढ़ी भी मिला है हमको, यज्ञ के कुंड मिले यहाँ पे। एक कालीबंगा जो साइट है वहाँ पे प्रॉपर एविडेंस मिला है। और जो साइट्स सिर्फ सरस्वती बेसिन में साइट्स है, जिसका जिक्र बार बार ऋग्वेदिक टेक्स्ट में आता है, सरस्वती का जिक्र बार बार आता है, द्रुसद्वती का जिक्र बार बार आता है। और वो तो 1500 BC में अगर आए होंगे तब तक तो वो सूख भी गई है। यहाँ तो 1500 BC में कुछ नहीं डेवलपमेंट है। तो अगर आप देखेंगे कि जो कुछ एविडेंस, जो कुछ जिक्र आया है इसमें टेक्स्ट में, अगर आर्कियोलॉजिकल आप एविडेंस देखना चाहेंगे तो आपको सिर्फ हड़प्पन सेटलमेंट्स मिलते हैं यहाँ पे। जो लेटर सेटलमेंट्स बहुत ही कम एक दूसरी जगह मिलेगी आपको। तो ये तो वो उस तरफ इशारा कर रहा है कि अगर कोई आया भी है तो यहीं की सभ्यता को ही उसने आगे बढ़ाया है। यही की सभ्यता को कुछ आए होंगे, व्यापार के लोग आए यहाँ पे, व्यापार किया, कुछ लोग यहाँ बस गए, कुछ लोग वापस चले गए, हम भी वहाँ चले गए। ये तो होता रहे, शुरुआत से होता है। जब सेटल लाइफ यहाँ पे सेटल लाइफ लगभग 7000 BC के आसपास होता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, तो तब से ये आना जाना तब से चल रहा है। बल्कि जो ईरान में जो साइट मिली थी वहाँ पे जो DNA मिला, वो मैं बताना चाहूँगा, राखीगढ़ी के DNA जैसा ही। नहीं, वो अलग मिलता है। हम बता रहा हूँ, एक ईरान में साइट है शारी सोख्ता करके जी, कि जो हड़प्पा के कंटेम्प्रेरी है, वहाँ एक्सकर्शन हुआ था, वहाँ हड़प्पन मटेरियल मिला था, आर्कियोलॉजिकल मटेरियल। इसका मतलब हड़प्पन लोगों का और उनके संबंध थे, ये पूरा क्लियरली होता है। और एक सेंट्रल एशिया में एक साइट है, क्या नाम है उसका, तुर्कमेनिस्तान में। अच्छा। एक साइट है, तो वहाँ पे भी एक्सकर्शन हुआ था। मैं शायद अभी नाम नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बताऊँगा। तो ये 2 जगह एक्सकर्शन हुआ है, दोनों जो साइट्स है हड़प्पा के कंटेम्प्रेरी थे, और हड़प्पा लोगों के साथ संबंध थे। ये आर्कियोलॉजिकली प्रूव हुआ है, वहाँ आर्कियोलॉजिकली हड़प्पन, वहाँ पॉटरी मिलते हैं, हड़प्पन सील्स मिलते हैं। तो वहाँ भी कुछ स्केलेटल रिमेन्स मिले हैं, उसका भी DNA हम लोगों ने देखा है, हमने स्टडी किया उसका। तो वो DNA में हड़प्पन लोगों के जीन्स उसमें मिलते हैं, लेकिन राखीगढ़ी के इसमें उनके जीन्स राखीगढ़ी के इसमें नहीं मिलते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हड़प्पन लोग पहले ईरान में, फिर सेंट्रल एशिया में जाने लगे, और फिर वहाँ से लोग आने लगे। तो ये आउट ऑफ इंडिया, अगर कोई मानता है कि आर्यंस थे, मैं तो मानता नहीं, आर्यंस का कंसेप्ट मानता नहीं, लेकिन कोई मानता है कि आर्यंस थे, तो हम ही लोग थे, हड़प्पन लोग ही आर्यंस थे। इसका मतलब वही लोग बाहर जाने लगे पहले, फिर वहाँ से लोग आने लगे। हाँ, हो सकता है कि पहले यहाँ से उधर गए हों, फिर उधर से वापस भी आए नहीं, फिर वहाँ से वो भी लोग आए होंगे कि भाई चलो हम भी व्यापार करने के लिए आ जाते हैं, फिर ऐसा शुरू हुआ होगा। फिर उसके बाद इसलिए 2000 BC के बाद ज़्यादा जो इंटरेक्शन मिलता है और ज़्यादा मिक्सिंग मिलता है 2000 BC, इसीलिए मिलता है। दूसरी बात है कि जब जो ऋग्वेदिक टेक्स्ट में सिटी का जिक्र आता है,
सिटी तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक तो हड़प्पन का टाइम्स में हुआ था 2500 BC के आसपास, और दूसरी जो सेकेंड अर्बनाइजेशन हुई तो लगभग 5-6 सेंचुरी BC में हुआ था। तो 5-6 सेंचुरी BC का आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो सिटी का अगर जिक्र है तो सिर्फ हड़प्पन सेटलमेंट सिटी का उन्होंने जिक्र किया होगा। जैसे राखीगढ़ी सबसे बड़ी सिटी सरस्वती बेसिन में है जी, फरमाना है, कालीबंगा है, तो इसका मतलब इसी का जिक्र हुआ है, हड़प्पन सेटलमेंट्स का जिक्र हुआ है। और इसी सेटलमेंट में हमको अग्नि पूजा का एविडेंस अच्छा मिलता है, सैक्रिफिस अल्टर्स मिलते हैं। तो जो कुछ उन्होंने ऋग्वेदिक टेक्स्ट में जिक्र हुआ है उसका एविडेंस हमको हड़प्पन इसमें मिलता है। और 1500 BC जो बोलते हैं 1500 BC में पूरा डिक्लाइन हुआ है। यहाँ पे लोग पूरे बिखर गए, दूसरी जगह चले गए। और ऐसा नहीं कि 1500 BC के पास एक नई सभ्यता आई, ऐसा भी एविडेंस नहीं है। यही कल्चर, मटेरियल कल्चर आगे कंटिन्यू होता गया है, उसका एविडेंस मिलता है। वो तो निरंतरता वही है, निरंतरता वही है, चलती आ रही है। तो इसलिए जो हम बोलते हैं कि ये एक मीथ है, आर्यन एक मीथ है। और ये मीथ मैं बता रहा हूँ कैसे शुरू हो गई। जो मैक्स मुलर थे उन्होंने एक ऋग्वेदिक टेक्स्ट में आर्य करके, आर्यन नहीं आर्य करके एक शब्द आता है, तो उसको लगा कि ये आर्य करके कोई ट्राइब होगी। और फिर उन्होंने देखा कि ये जो आर्य है उससे जो डेवलपमेंट का जो जिक्र आता है वो काफ़ी एडवांस दिखाई देता है। तो इसका मतलब उनको लगा कि ये जो आर्य है शायद ये बाहर से आए होंगे, क्योंकि उनको क्लियर थे, उनकी सोच तो ये थी कि ये तो एडवांस हो ही नहीं सकते। उनकी सोच वही थी कि ये लोग एडवांस हो ही नहीं सकते, ये लोग तो बिल्कुल प्रिमिटिव है और बारबेरिक लोग है, यही उनकी सोच थी। तो जब 1920s में जब एक्सकर्शन शुरू हुआ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, तब ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट को एक बड़ी एडवांस सिविलाइजेशन यहाँ मिली कि इस प्रकार का एविडेंस उनको यूरोप में भी किसी जगह नहीं मिला। तो वो बड़े सोच में पड़ गए कि भाई अभी हम जस्टिफिकेशन कैसे देंगे कि हमारा जो कहना था कि ये लोग तो प्रिमिटिव है, इसलिए इनके ऊपर हम आसानी से राज कर सकते हैं, लेकिन इनकी सभ्यता बहुत एडवांस है, हमसे एडवांस है। तो उनका फिर उन्होंने क्या किया, ठीक है आपके पास है ये, लेकिन ये करने वाले लोग हैं वो बाहर से आए, वेस्ट से आए। और फिर वो आर्यन का बहुत बड़े पैमाने पे, कॉलोनियल जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने बड़े पैमाने पे उन्होंने हमारे मन पे बार बार उन्होंने ये किया कि भाई ये जो डेवलपमेंट हुई है बाहर के लोगों ने की है, आप कैपेबल नहीं है, इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड मत होइए। तो हम लोगों ने किया है। तो इसी में फिर आर्यन का जो कंसेप्ट है बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने ये किया, पूरी दुनिया में ये किया। और फिर अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे जो हिस्टोरियंस है उन्होंने उसी को फॉलो किया, किसी ने इसके बारे में कोई एविडेंस जनरेट करने की कोशिश की नहीं। ये फर्स्ट टाइम है राखीगढ़ी में जो हमने कोशिश की कि पहले हमने एविडेंस जनरेट किया, उसके बाद हमने उसके ऊपर विधान किया है। उसके पहले हमने कभी आर्यन के बारे में बात नहीं की, क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था। प्रोफेसर शिंदे, ये बताइए कि 2016 में आपने पिछली बार जब एक्सकेवेशन किया था वो 2016 में किया था। यस। और अभी तक हुआ क्यों नहीं है? ये इतना लंबा टाइम, इतनी महत्वपूर्ण जगह है ये राखीगढ़ी, इसके तो हर साल करना चाहिए, तो इतना लंबा समय क्यों लगता है? 5 साल हो गए अब। देखिए, हम जो इंडिया में जो ट्रेडिशन है कि आप साइट खोदे और भूल जाए, वो हम नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो कुछ हमने काम किया है उसका प्रॉपर सिस्टमैटिक रिपोर्ट बाहर आ जाए। और जब रिपोर्ट लिखना है तो उसके लिए 3-4 साल तो लग ही जाते हैं। अच्छा। तो हमने जो कुछ डेटा हमने जनरेट किया था वो आउट ऑफ कंट्रोल होने के पहले उसको हमने सोचा कि इसको पहले रिपोर्ट फॉर्म में लाना चाहिए। तो अभी हमने पूरा उसका रिपोर्ट तैयार किया, अभी एक 6 महीने के अंदर उसको पब्लिश करना है और पब्लिश करेंगे। एक आर्कियो प्रेस करके उनके साथ हमारे टाइप हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। तो वो पब्लिश करेंगे हम, क्योंकि हम अगर खोदेंगे और कोई पब्लिश नहीं करेंगे तो लोग इसके बारे में जानकारी करेंगे नहीं। तो हम चाहते हैं कि जैसे हड़प्पा में हुआ था मोहनजोदड़ो की, उन्होंने तुरंत पब्लिश किया था, जो भी डेटा है पब्लिश किया था, इसलिए उसका नाम हुआ। तो हम सोचते हैं कि अगर पब्लिश करेंगे तो राखीगढ़ी का नाम और हो जाएगा। अभी नाम तो हुआ है, तो उसके लिए 3 साल हमने लगाए। अभी रिपोर्ट तैयार हो गए 3-4 साल में। तो वो रिपोर्ट होने के बाद इसलिए हमारा कंट्रोल में आ गया रिपोर्ट। तो अभी इस साल से हम फिर से 3 साल के लिए प्रपोज कर रहे हैं।
3 साल के बाद फिर हम 2-3 साल का गैप लेंगे, या बाद में जो कुछ जिसको कंटिन्यू करना है वो कंटिन्यू करेंगे, फिर उसके बाद हम फिर पब्लिश करेंगे। तो ये पूरी जानकारी लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। तो इसलिए ये रिपोर्ट डिले हो गया, इसलिए हमने एक्सकर्शन नहीं किया। अच्छा। और दूसरी बात है कि जो डीएनए रिसर्च है उसके लिए बहुत ही बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो डेटा बहुत कम है और उसको पूरी चारों तरफ से जानकारी करके उसका एनालिसिस करके फिर जो कुछ मिलेगा वो देख के हमको करना पड़ता है। तो हमने 2006 में असल में डीएनए रिसर्च शुरू किया था और 2019 में हमको सफलता मिली। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। 4,500 साल का जब हम सभ्यता की बिल्कुल, उस टाइमलाइन पे हम देखते हैं, तो ये 13 साल तो 14 साल कुछ भी नहीं लगते। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कुछ लोगों को ये भ्रम है कि अभी जितना काम होना था राखीगढ़ी में वो हो चुका, अब वो साइट बंद हो गई है, अब कोई कुछ काम बचा नहीं है वहाँ पे करने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बताएं कि कितना काम हुआ है, क्या फ्रैक्शन का काम हुआ है और कितना काम बाकी है अभी, अगर उसको आप बता सके तो। इवन 1% भी नहीं हुआ अभी। 1% भी नहीं हुआ क्योंकि हमने जो काम किया पिछले 10 साल में, जिसको हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च बोलते हैं, कि हमको ये देखना था, हमारा ऑब्जेक्टिव का इसको देखना है, हमको ये लोगों के बारे में जानकारी करना है। इसलिए हमने उसी के लिए एक्सकर्शन किया, वो डेटा हमने जनरेट किया जी। हमको इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसके बारे में जानकारी करना था, उसी के लिए किया। लेकिन अभी जो इसके आगे जो रिसर्च करना चाहिए कि लोगों के जो सेटलमेंट है उसकी पैटर्न कैसी थी, तो वो देखने की ज़रूरत है। इसके लिए बड़े पैमाने पर अभी एक्सकर्शन शुरू करने की ज़रूरत है। अभी बड़े पैमाने पे एक्सकर्शन शुरू हुआ नहीं राखीगढ़ी में, तो इसके अगर आगे करेंगे तो कम से कम एक 50 साल तक इसका काम होना चाहिए। तो ही हम लोग हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जो जानकारी है वैसे जानकारी हम लोगों को दे सकते हैं। और यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये है कि एक्सकर्शन करना बहुत डिफ़िकल्ट है इस साइट पे। धोलावीरा आपने देखा होगा या सुना होगा। धोलावीरा में जो एविडेंस मिलते हैं वहाँ के स्ट्रक्चर्स है पूरे स्टोन के स्ट्रक्चर्स है। एक बार मिला तो आपको फॉलो कर सकते हैं, आराम से पूरा प्लान निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ जो मड ब्रिक्स के स्ट्रक्चर्स जो है, एक तो मड ब्रिक्स मिट्टी से अलग कैसे दिखते हैं वो देखने के लिए भी समय लगता है। तो अगर मिला तो फिर उसको फॉलो करते करते उसको धीरे धीरे से एक्सकर्शन करना है, उसको ब्रश करना है, वो देखते जाना है, उसको बहुत टाइम लगता है। इसलिए इस प्रकार की जो साइट है उसको खोदने एक्सकर्शन करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो कम से कम 40-50 साल काम करने के बाद वो पूरे सिटी के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है हमको। अच्छा, इसमें डीएनए भी बहुत कम मात्रा में मिला, राइट, लेकिन एक्सट्रैक्ट हो पाया, राइट। तो इसमें मैं ये जानना चाहूँगा वो कितना ब्यूरियल ग्राउंड जो था जहाँ पे स्केलेटन्स मिले वो भी थोड़ा ही एक्सकेवेट हुआ है, वो कितना बचा हुआ है? क्या और भी हमको डीएनए मिलने के उम्मीद है? काफ़ी है। वो उनकी जो सिमेट्री है वो लगभग 3.5 हेक्टेयर पे फैली हुई है। अच्छा, उसको हमने डिमार्केशन किया है और उसमें से सिर्फ हमने एक 20 बाय 20 मीटर का ही एरिया हमने खोदा है, उसमें ये सब एविडेंस मिला है हमको। अच्छा, इसका मतलब बहुत बड़ी सिमेट्री अभी भी अवेलेबल है हमारे रिसर्च के लिए। और इसके आगे जो हमने रिसर्च डीएनए रिसर्च किया है ये शुरुआत है, हम नहीं बोलते कि ये फाइनल है, ये शुरुआत है। और इसके आगे हमको बड़े पैमाने पे करना पड़ेगा, यहाँ भी सिमेट्री में भी हमको बड़े एक्सकर्शन करना पड़ेगा ताकि बड़ा और डेटा हम उसमें इकट्ठा कर सकें। और हम इस साइट के यहाँ जो लोग रहते थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा शहर था यहाँ, तो हो सकता है कि अलग अलग ग्रुप्स के लोग भी रहते थे। तो कॉम्पोजिशन क्या है उसके बारे में जानकारी करना है, तो बड़े पैमाने पे हमको डीएनए मिलना जरूरी है। वो हमारी नेक्स्ट स्टेप रहेगी। इसके बाद हड़प्पन के जो सेटलमेंट्स है गुजरात में मिलते हैं, राजस्थान में मिलते हैं, वहाँ भी कुछ स्केलेटल रिमेन्स मिले, तो फिर उसका भी स्टडी करना चाहेंगे हम। फिर उनका डीएनए क्या है, राखीगढ़ी लोगों का डीएनए कैसे है, एक ही है या अलग है, अलग अलग ग्रुप्स थे क्या, वो भी देखना है। फिर हमने बोला कि इन लोगों के आउटसाइड हड़प्पन रीजन जो कंटेम्प्रेरी पॉपुलेशन थे उनके साथ भी संबंध थे, तो डीएनए के जरिए हम उसको भी जानकारी करने की कोशिश करेंगे किस प्रकार के संबंध थे। और ये हम मानते थे कि हड़प्पन लोगों का डीएनए पूरे
साउथ एशिया में फैला हुआ है, जी। तो कैसा फैल गया उसको भी हम देखना चाहेंगे। तो ये शुरुआत है और बहुत कुछ करना बाकी है। तो इसमें अभी नए यंग जनरेशन को लाने की ज़रूरत है। और हमारी अभी कोशिश हो रही है कि मैं अभी CCMB में मैं ज्वाइन करने वाला हूँ जी। तो वहाँ जाके एंशिएंट DNA को हम फिर से पुनरुज्जीवित करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ से नीरज भी वहाँ से निकल गया। तो हम नीरज को भी वहाँ लाना चाहते हैं और उसको पूरा डेवलप करना चाहते हैं, एक सेंटर करना चाहते हैं। और अलग अलग जगह में जो कुछ एविडेंस मिला है, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में एक्सकर्शन किया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है, कुछ यूनिवर्सिटी में किया है, उनके पास डेटा है, तो उसको डेटा को लेके उसका भी हम लोग का काम शुरू करने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ा ये और जैसे जो इसमें एक तो है कि एक तो बहुत सारा एफर्ट इसमें लगाना पड़ेगा क्योंकि इतना बड़ा काम है, और एक जागरूकता की भी बात है, लोगों में भी पता चले। यहाँ भी बल्कि अब अभी तो अब पता चल गया होगा, लेकिन आसपास के हरियाणा में भी बहुत लोगों को नहीं पता है कि इतनी महत्वपूर्ण जगह हमारे बीच में है। तो इसके बारे में क्या करना चाहिए? जैसे मैं बता रहे थे कि आपकी हेरिटेज वॉक थी, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं? इसलिए हाँ, लास्ट ईयर से हमने राखीगढ़ी महोत्सव करके शुरू किया है जी, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो उसमें महोत्सव में क्या करते हैं, हम लोगों को बुलाते हैं, यहाँ पे लोग आते हैं, काफ़ी अलग अलग जगह से लोग आते हैं। तो उनको हम पूरी साइट के बारे में जानकारी करते हैं कि यहाँ क्या रिसर्च हुआ है या आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में जानकारी करते हैं हम लोगों को। उनको हम ये भी बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का रिलेवेंस क्या है, कि हम स्टडी करते हैं उससे हम क्या सीखते हैं जी, उसका अभी मॉडर्न सोसाइटी के लिए उसका रिलेवेंस क्या है, उसके बारे में भी बताते हैं। तो ये हम एक कोशिश कर रहे हैं कि एक तो ये कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जब हम यहाँ आए तो लोगों का एक रिस्पांस ठीक नहीं था। बोले कि आप आते हैं, अपनी एक्सकर्शन करते हैं, आप पब्लिसिटी करते हैं अपनी, लेकिन हमको क्या मिलता है। तो हम ये भी चाहते हैं कि लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए भी कुछ कर सके इसके ज़रिए। बिल्कुल। तो एक टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करेंगे तो कम्युनिटी के लिए फ़ायदा हो जाएगा। फिर लोगों में अवेयरनेस करेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, रिलेवेंस क्या है। अगर लोगों को मालूम पड़ेगा, ठीक से हम उनको बताएंगे, तो नेचुरली वो फिर उसका उसकी जो ये है पब्लिसिटी है वो बढ़ती रहेगी। वो भी कोशिश हम करना चाहते हैं। तीसरी बात है कि यहाँ जो यंग जनरेशन है, जो युवा यहाँ पे, वो उनको भी हमने इसमें ये किया है, इसमें खींचा है लोगों को। तो शुरुआत में जब हमने बताया कि यहाँ लोग साइट को डिस्ट्रॉय करते थे, एनक्रोचमेंट करते थे, लेकिन अभी 10 साल से हमने देखा है कि पूरा ये रुक गया है। और यहाँ के युवा ने एक साइट प्रोटेक्शन ग्रुप भी तैयार किया है गाँव में। अच्छा। ताकि वो साइट को प्रोटेक्ट कर सके, हम नहीं रहे तो भी वो लोग उसको सेव कर सके। तो जब तक ये लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक इस प्रकार के साइट को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए लोगों का सहभाग उसमें बहुत ज़रूरी है। तो वो हम कम्युनिटी आर्कियोलॉजी कर रहे हैं, लोगों को उसमें ये कर रहे, ला रहे, लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे और कर रहे हैं हम उसके लिए। प्रोफेसर शिंदे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। काम आप कर रहे हैं उसको शब्दों में तो नहीं बयां किया जा सकता, उसकी महत्वपूर्ण जो जितनी चीज़ है वो। और आशा करता हूँ कि बहुत सफलताएं आपको मिलें आपके काम में। और अभी एक्सकवेशन दोबारा शुरू होगा, तो लॉट ऑफ गुड लक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और हम भी चाहते हैं क्योंकि आप जैसे मीडिया को भी आगे आके इसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश आप जो कर रहे हैं उसी को आप आगे बढ़ाते रहिए। बस इसका यही आपसे वार्तालाप करने का भी एक यही माध्यम। धन्यवाद, धन्यवाद। बिल्कुल, हम तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।